गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों को पढ़ने के बाद अब बारी आती है हमारे वैदिक काल की। वैदिक काल में हम हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारे पुराने प्राचीन अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक तो हम वेदों को ही सबसे पुराने, सबसे प्राचीन मानते थे, परंतु अब इसके निर्धारण में मतभेद पाया जाता है कि सबसे प्राचीनतम कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता है या हमारी वैदिक सभ्यता है। परंतु यूरोपीय विद्वान तो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन है, और वहीं पर हमारे जो भारतीय विद्वान हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन है। देखते हैं अब क्या बोलते हैं हमारे लेखक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले, यानी कि लेखक बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले तो वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन मानते थे, परंतु जब से हमारे सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है उसके बाद से विद्वानों का मत दो पार्टों में बट गया है। कुछ पहले को सिंधु घाटी को पहले मानते हैं तो कुछ वैदिक सभ्यता को पहले मानते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं के समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव का द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। इस जो पैराग्राफ में वेदों की बात की गई है, हमारे प्राचीन साहित्य में, हमारी संस्कृति में हमारे वेदों की संख्या काउंटिंग 4 बताई गई है। 4 वेद कौन कौन से बताए गए हैं? ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। और इनमें से चारों में से सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है हमारा ऋग्वेद। तो ये विद्वान मानते हैं कि हमारा सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसकी समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व में उस वेद की रचना हुई थी। परंतु हड़प्पा की खुदाई होने के बाद इसको और अधिक पुराना साबित करने पर हमारे कुछ विद्वान जुटे हुए हैं। हमारे विद्वानों की कुछ ऐसी कोशिश चल रही है कि इसको हड़प्पा की खुदाई से भी पहले का साबित करें कि हड़प्पा संस्कृति तो बहुत बाद में आई, हमारे वेद उससे भी प्राचीन है, उससे भी पुरानी है। अब एक ऐसे ही विद्वान हैं, ये मैक्स मूलर एक पश्चिमी विद्वान है। वो मानता है कि ये जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द है। मानव ने के मुख से जो पहला शब्द निकला था वो ऋग्वेद है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान की अवस्था की रचना हुई थी। भारत की धरती पर इन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवस्था की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृत की अपेक्षा अवस्था के अधिक निकट है। ये अवस्था क्या है बेटा? ये है ईरान का एक ग्रंथ। जैसे हमारे ये ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, ये वेद हैं, वैसे ही ईरान का वेद है, ईरान का ग्रंथ है अवस्था, इसका नाम है अवस्था। और ये लेखक बोलता है कि आर्य अपने साथ साथ, जब आर्य ने भारत में प्रवेश किया, भारत में आर्य आए
तो अपने साथ वे अवेस्ता के संस्कार, संस्कृति और उनके विचारों को लेकर भारत में आए थे, और इसलिए वेद और अवेस्ता की भाषा में एक रूपता पाई जाती है। बहुत सारी समानता मिलती है अवेस्ता और वेदों की भाषा में। कुछ विद्वान तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे वेद हमारे महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा हमारे वेद हमारे महाकाव्य से कम मेल खाते हैं और ईरान के अवेस्ता से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया, वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। हिंदू अपने जो प्रकाशित धर्म ग्रंथ को वेद बोलते हैं, वेद का नाम देते हैं, वेदों के रूप में परिभाषित करते हैं। और वेदों के रूप में परिभाषित करने का उनका असली मकसद क्या था? उनका असली मकसद था इंसान के मस्तिष्क में आने वाले पहले विचार भावना से वेदों को परिभाषित करने का। यानी कि पहले मनुष्य जब सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बंदर प्रजाति का मानते हैं, उसके अंदर दिमाग या मस्तिष्क नाम की कोई चीज़ नहीं बताते थे, सिर्फ वो खाता और सोता रहता था। परंतु धीरे धीरे जब मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, उसकी सभ्यता में, उसकी आदतों में सुधार हुआ, उसके बाद में उसने एक अद्वितीय दिमाग को पाया। और ये अद्वितीय दिमाग एक उसकी अनमोल धरोहर, व्यवस्था, कुछ बोल सकते हैं इसको, व्यवस्था थी। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य ने पहली बार किसी के बारे में सोचा होगा, सच में वो जब दिमाग पाया होगा, उसने बहुत ही अद्वितीय क्षण रहा होगा वो। और उस जब दिमाग का उसका विकसित उनका दिमाग हो चुका था, तो उन्होंने वेदों को कैसे परिभाषित किया, वेदों को वेद कैसे बोला, किस धातु से निकाल के वेदों के का नाम उन्हें दिया है, वो बताते हैं आगे। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। यानी कि वेद की शुरुआत विद एक धातु से हुई है। विद का अर्थ होता है जानना या समझना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा, न देव मंदिर। वैदिक युग में आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा के पर बहुत कम ध्यान दिया, और वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी कि वो जीवन जीते थे बहुत सीधा साधा। ये स्टार्टिंग के मनुष्य की बात हो रही है, जब दिमाग का विकास हो चुका है, उन्होंने वेदों की रचना की है। वेद का जो निकला है विद धातु से निकला है। विद धातु का अर्थ है समझना या जानना। और उनका जीवन था बहुत सीधा से सादा। वो ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और ना मंदिर मस्जिद में। वो ना तो मरने के बाद आत्मा क्या है, क्या काम करती है, कैसे रहती है, कैसे जीवन है, कैसे मृत्यु है, इनके बारे में कुछ सोच समझ सकते थे। और इनके बारे में उनका ज्ञान भी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। कोई इस बात की समझ नहीं थी उन लोगों को। वो सिर्फ वर्तमान में जीते थे, जो है जितना है उसी में संतुष्ट थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है, प्रकृति के प्रति सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उस साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए थे, और यहीं से भारत की एक ऐसी तलाश आरंभ जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। लेखक बोलते हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद थी जो मानव जाति के द्वारा लिखी गई सबसे पहली
पुस्तक यानी किताब थी, जिसके अंदर मानव ने अपने मन के सारे विचारों को प्रकाशित कर दिया है, लिख दिया है। और उन्होंने लिखा क्या है, कैसे लिखा है? काव्य प्रवाह, कविता रूपी भाषा में, काव्य में, और प्रकृति के सौंदर्य को और उसके रहस्य को भी उजागर किया है। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य के द्वारा किए गए साहसिक कारनामों को, यानी कि उनकी बहादुर कारनामों को, बहादुर कर्तव्यों को भी उसमें लिखा है। और इसके बाद यहीं से लेखक की भारत के प्रति खोज की तलाश स्टार्ट हो चुकी है, जो कभी भी समाप्त नहीं हुई है। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज संकल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति को देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। इसके साथ साथ ही लोगों ने अपने जीवन में छिपे हुए बहुत से रहस्यों को उजागर किया है। कौन से? किसमें? ऋग्वेद में। और अपनी आस्था को, आस्था किसके प्रति थी उस टाइम के लोगों की? आर्यों की। प्रकृति को वो देवी के रूप में पूजते थे। और साहस और आनंद के भावों का उसमें वर्णन किया है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। यहाँ पर कुछ लोग इस वेद को पढ़कर सोचते हैं, पश्चिमी लेखक, कि भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा हद तक परलोक में विश्वास करते हैं, यानी कि इस लोक को छोड़कर वो परलोक में जाने की, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पर नेहरू जी बोलते हैं कि मेरा एक यही समझता हूँ, मेरा यही विश्वास है कि जिस देश की जनता निर्धन होती है ना और गुलाम होती है, वो अपने भाग्य में ज़्यादा यकीन करती है। कब तक? जब तक उनके अंदर क्रांति न फूट पड़े, क्रांतिकारी चेतना का जब तक उद्गार नहीं होता, तब तक वे लोग अपने भाग्य के ऊपर यानी परलोक के ऊपर विश्वास करते रहते हैं। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जीवन से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। नेहरू जी बोलते हैं कि मैंने भारत में देखा हो या किसी और स्थान पे देखा हो, यानी कि मैंने भारत को भी पूरी अच्छी तरह से देखा है और दूसरे देशों को भी अच्छी तरह से देखा है। सभी जगह पर, सभी स्थानों पर दो प्रकार की समानांतर विचारधाराएं पाई जाती हैं, एक विचार की और दूसरी कर्म की। हमारी एक जो धारा है हमें जीवन की वास्तविकता की ओर लेकर जाती है और दूसरी हमें जिंदगी से बचकर निकलना सिखाती है। यानी कि एक विचारधारा के तो हमारी है कि अपने आप को उभारो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और किसी के सामने मत झुको, और दूसरी है कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, परलोक के नाम पर माला जपते रहें। इस दोनों विचारधाराओं में कभी वो स्ट्रॉन्ग होती है तो कभी दूसरी स्ट्रॉन्ग होती है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया
और ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति, जीवन दृष्टि और उस जिसका आधार परलौकिकता हो या विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति में इतने रूपों की रचना कर सकती थी। इसमें नेहरू जी बोलते हैं कि जब जब भारत की सभ्यता में बाहर आई, यानी कि भारत की सभ्यता और अस्तित्व उसका उभर कर सामने आया है, तब तब लोगों ने प्रकृति और जीवन का भरपूर आनंद लिया, भरपूर तौर से पूरे हर्षोल्लास के साथ जिंदगी को जिया है। उसमें उन्होंने संगीत, कला और साहित्य को भरपूर पूरी तरह से बढ़ावा दिया है।